हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 जून के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ उसके जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि उससे क्या होगा ना कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियो पूरा देखना, और जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आपका बेनिफिट क्या हो रहा है। मतलब कम इनपुट देकर आपको यहाँ पे ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, टेक और नॉन टेक का डिस्कशन होने वाला। हम लोग हमारा यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे टेक का रहता है, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस के पीछे आपको बैकग्राउंड भी बताया जाता है, और 10 आपके यहाँ पे नॉन टेक क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के पीछे मतलब आप ऐसा समझो कि अगर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो उससे मैं और 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, तो ये 20 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका 50 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो ये अगर आप कंटिन्यू डेली अगर देखते हो तो आप एक मंथ के अंदर अपना खुद से देखना आप कि नॉन टेक वाला पोर्शन हो चाहे टेक्निकल वाला पोर्शन हो, ये कितना इंप्रूव हो रहा है। प्लस अब इससे ये होगा ना कि आपके जो प्रीवियस ईयर के मतलब जितने भी आपके जो सब्जेक्ट है जिसको आप रिवीजन कर नहीं पा रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पे रिवीजन हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हुए चलोगे। और जो मैं अभी नॉन टेक यहाँ पे करवाता हूँ, जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ करवाता हूँ, उसको आप क्या करो ना कि उसको आप नोट्स बना लिया करो, तभी आपका डिस्कशन का बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखो कि एनुअल डिमांड दे के रखा हुआ किसी प्रोडक्ट का दे के रखा हुआ कितना 400 एनुअल डिमांड है, मतलब कैपिटल डी मेरा 400 दे के रखा हुआ है, और एक यूनिट को खरीदने में कितना लग रहा है, सी इज इक्वल टू 100 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट सी नोट दे के रखा हुआ 100, और होल्डिंग कॉस्ट पर रुपीज़, मतलब एक यूनिट को खरीदने में मुझे होल्ड करके रखने में कितना लग रहा 2 रुपया पर यूनिट पर ईयर लग रहा है। पूछा उसने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो हमें पता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, अगर इस क्वांटिटी को अगर हम मंगवाएंगे ऑर्डर करके तो टोटल एनुअल कॉस्ट जो होता है भैया वो मिनिमम आता है। तो बस इस फॉर्मूला में इसको पुट करो, सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इस वैल्यू का कोई आपको यहाँ पे मतलब है ही नहीं। ठीक है, इसको जब पुट करोगे तो यहाँ पे आपका जो क्यू स्टार होगा ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 200। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि एट इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट जो होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट होता है वो क्या लिखते हैं, टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो एक चीज़ जो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है क्या, ये वाला कॉस्ट कांस्टेंट है, बट क्वांटिटी को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो ये कॉस्ट, ये वाली जो ऑर्डरिंग वाली कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये घटती है, और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है आपकी बढ़ती है। तो एक हम लोग ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और क्वांटिटी के बीच, इस तरीके की ग्राफ रहती है। इधर अगर आपका यहाँ पे कॉस्ट है, ये क्वांटिटी क्यू है, तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब अगर क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा क्या कम होगा, अगर कुछ भी क्वांटिटी मेरे पास नहीं तो होल्डिंग कॉस्ट जीरो, जैसे जैसे मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो अगर मुझे दोनों का अगर मिक्सचर देखना है कि ठीक है अगर एक कॉस्ट बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो टोटल कॉस्ट में मतलब क्या इफेक्ट आने वाला है। तो टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से कर्व निकल के आता है, मतलब कि सबसे पहले वो कम होता है, फिर एक ऐसा एक पॉइंट आता है जिस क्वांटिटी पर वो सबसे टोटल एनुअल कॉस्ट जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्यू स्टार, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपको याद रखना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा कितना 200 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1 पोएज इज इक्वल टू, तो देखो 1 पोएज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हो, डायनेमिक विस्कोसिटी अपन रो लिखते हो, तो म्यू को बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। तो 1 पोएज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हो। और 1 पोएज का अगर सीजीएस यूनिट में पूछेगा तो ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, इसका यूनिट लिखते हैं क्या 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इनका आपको ये भी याद रखना है, क्लियर है। और ये वाला जो यूनिट होता है आपको पता है किसका होता है, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने 1 क्यों दिया है भैया, उनको 1/10 याद था, लेकिन स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी वो देखते हैं और तुरंत उसी को टिक कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, पहले सारे ऑप्शन पढ़ने हैं उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, देख रहे हो 12 बच्चों ने मतलब आंसर किया, उसमें से सबके मतलब इक्वली चल रहे हैं यहाँ पे आंसर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको पता होगा जो प्रेशर होता है, प्रेशर के बीच जो रिलेशन होता है, कौन कौन सा प्रेशर,
जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज़्यादा प्रेशर है तो उसको क्या बोल देते हैं, गेज प्रेशर बोल देते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बैरोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 101.325 किलो पास्कल होता है। अगर सेम प्रेशर अगर आपको फिल करना है, जैसे प्रेशर इक्वल पी इक्वल टू रोजी ऐसे लिखते हैं, तो अगर आपको H2O कॉलम में अगर आपको 1 ATM का प्रेशर फिल करना है तो आपको 10.3 मीटर मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर फिल करना पड़ेगा। अगर 1 ATM का प्रेशर फिल करना है आपको, मतलब अनुभव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ट्यूब में 760 mm आप पारा को भर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 ATM का प्रेशर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, ये नहीं होगा। गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो तो भैया अगर गेज प्रेशर इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, क्या ये क्वेश्चन ये आपका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर को किससे माइनस कर दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसलिए इसका आंसर क्या बी हो जाएगा। बहुत ने इसको आंसर सही भी दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि वेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर अकर इन वेपर कंप्रेशन जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। तो ये एक आरएससी का टॉपिक होता है। अगर मैं बात करूं वीसीआरएस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये वेपर डोम हो गया। ठीक है, ये उसके कुछ डिवाइस, जैसे 1 से 2 हमें पता है कंप्रेसर होता है, 2 से 3 कंडेंसर, और 3 से 4 जो होता है आपका ये एक्सपेंशन डिवाइस होता है, 4 से 1 इवेपोरेटर होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज डिवाइस मतलब वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। ठीक है सॉरी, तो 4 से 1 जो इवेपोरेटर होता है ना, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट जब आता है ना, ये हीट को यहाँ से आपका सब्सटेंस से या जिस स्पेस का टेम्परेचर कम करना है ये वहाँ से हीट को लेता है। ठीक है, और फिर कंडेंसर में जाकर रिजेक्ट कर देता है। तो भैया जहाँ पे ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है जो सब्सटेंस आपका, तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा ना। इसलिए ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम कहाँ पर होगा, तो ये बोलेंगे क्या, इनलेट ऑफ इवेपोरेटर। ये अगर इनलेट ऑफ इवेपोरेटर नहीं लिखा होगा तो सिंपल सी बात हम लोग क्या लिख देंगे, सिर्फ इवेपोरेटर में ही जो है सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा किसका, उस रेफ्रिजरेंट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीट रिजेक्शन रेशियो देकर रखा हुआ है तो उसका सीओपी निकालने के लिए बोला। तो भैया अगर आपको पता हो रहे हैं कि हीट रिजेक्शन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, 1/COP+1 होता है। अब सीओपी कितना देकर रखा, 1.2, आपका जो हीट रिजेक्शन रेशियो देकर रखा 1.2। तो यहाँ से आप जब सीओपी निकालोगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, 5 निकल कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका 2 हो जाएगा। बहुतों ने इसका सही आंसर भी दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लूइड बिहेव एज एन आइडियल गैस प्रोवाइडेड इट इज एट। देखो आइडियल गैस के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे क्या कि आइडियल गैस क्या बोलेगा आपका कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है कि दो मोलिकुल्स के बीच में जो ये आपस में जो आपका अट्रैक्शन बॉन्ड होता है ये रहता ही नहीं है। ये कब हो सकता है, सपोज मैंने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे दोनों मोलिकुल्स के बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो भैया दोनों मोलिकुल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो जैसे दूर दूर चले जाएंगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स के जो होता है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। प्लस ये बोला जाता है कि जिस भी कंटेनर या जिस बर्तन में मान लो ये मोलिकुल्स रखा जाता है तो उसका जो इस गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा उस बर्तन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे मतलब क्या भैया, प्रेशर बहुत ही कम कर दो। प्रेशर बहुत कम कर दो मतलब क्या कि कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से निकाल लो। तो इसलिए बोला जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन का जो कंडीशन बनता है ये टेम्परेचर ज़्यादा रख दो और प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत आता है इसलिए आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक इंजन है, ठीक है, एक इंजन है जो भैया कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है और कुछ वो आपका वर्क को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, और कुछ रिजेक्ट भी करेगा। तो पूछा इसमें एफिशिएंसी बताते हैं। एफिशिएंसी सिंपल होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क आउटपुट मतलब पावर के फॉर्म में दिया हुआ, मतलब 5 किलोवाट आपको मिल रहा है और आपको दे कितना रहे, 15.15 अप्रोक्स मान लो कि 15। तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 33% के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच इज़ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मेटालिक सब्सटेंस। देखो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी अगर बोलता है ना तो सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का होता है। डायमंड से ज़्यादा किसी का भी नहीं होता। लेकिन डायमंड क्या एक नॉन मेटल है, क्या एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है। और डायमंड की अगर पूछा जाएगा आपका कि कितना होता है तो ये होता है 2300 वाट पर मीटर
पर केल्विन, ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन पूछा किसका, इसमें पूछा है आपका भाई मेटालिक सब्सटेंस। तो मेटालिक सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का होता है, फिर कॉपर का होगा, फिर एल्युमिनियम का होगा, ठीक है। सिल्वर का आपका अप्रोक्स 420 वाट पर मीटर पर केल्विन होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब पूछा इसमें बियरिंग मॉडुलस नंबर क्या होता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए बियरिंग मॉडुलस नंबर, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, मशीन डिजाइन में इसको पढ़ते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है ZN/P होता है, जहाँ पे Z आपका होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। N आपका होता है स्पीड मतलब RPM में होता है, और P होता है बियरिंग का प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बहुतों ने इसका सही आंसर भी किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टफनेस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय, देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग स्टील बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टील बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे हमारा आयरन होता है, ठीक है। आयरन में क्या करते हैं, कार्बन को मिलाते हैं, प्लस और भी सारे अलग अलग एलिमेंट को मिलाया जाता है। तो बोलोगे सर इसमें अलग अलग एलिमेंट को क्यों मिलाया जाता है, ताकि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है ना उस स्टील की बढ़ाया जा सके। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे आप पढ़े हो, डक्टिलिटी पढ़े हो, ब्रिटलनेस पढ़े हो, ठीक है, हार्डनेबिलिटी पढ़े हो, टफनेस पढ़े हो, ठीक है, मशीनेबिलिटी पढ़े हो। तो अलग अलग एलिमेंट को मिलाने से जो ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अलग अलग मिलती है हमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर किसी ने पूछा कि अगर आप निकल को मिलाते हो तो निकल को मिलाने से क्या होता है, तो भाई निकल को जैसे आप मिलाओगे स्टील के केस में तो ये आपकी टफनेस को बढ़ा देगा, ठीक है। किसको बढ़ाएगा, टफनेस को, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और क्रोमियम को मिलाने से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आता है इसका, कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग लगने से स्टील को बचाता है, ठीक है। और टंगस्टन को मिलाने से क्या होगा, ये हॉट स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है, हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, किसकी, उस स्टील की हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कौन, टंगस्टन। तो बोलोगे सर सल्फ़र को मिलाने से क्या होगा, तो सल्फ़र अगर आप एलिमेंट ऐड करते हो किसके केस में, स्टील में, तो वो आपकी मशीनेबिलिटी मतलब जब आप मशीनिंग प्रोसेस करोगे उस पर तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। और कार्बन को मिलाने से आपको पता है ये क्या करता है, ये आपकी हार्डनेस को बढ़ाता है। तो क्लियर हो गया कि निकल को बढ़ाएंगे तो टफनेस बढ़ेगा, क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, सल्फर मशीनेबिलिटी को बढ़ाएगा, कार्बन हार्डनेस को बढ़ाएगा, और जो आपके टंगस्टन जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, और ये हॉट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। देखो यूनेस्को क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जो बायोस्फीयर वगैरह रिजर्व होता है ना, तो ये उसको क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है। अगर ये इसके अंतर्गत अगर वो सारे साइट इसके अंतर्गत अगर आ जाती है तो, ठीक है, ये वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसकी हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। जेनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर होता है, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर, जेनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हो गया उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। उसके बाद क्वेश्चन में जैसे पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसकी हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। चलो नेक्स्ट क्या पूछा, अंडर विच आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट क्या लगाता है, मतलब प्रेसिडेंट रूल मतलब किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। मान लो कि वहाँ पे गवर्नर वगैरह रूल लगाना या प्रेसिडेंट का रूल लगाना है तो किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। देखो 3 तरह की इमरजेंसी हमारे कंट्री में है, एक 352 आर्टिकल में है, एक 356 में है, एक 360 में है, ठीक है। तो 352 जो होता है ना ये नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारी पूरी कंट्री में, नेशनल इमरजेंसी। और 356 जो होता है प्रेसिडेंट जो रूल होता है स्टेट में उस ये 356 के तहत लगाया जाता है। और 360 जो होता है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल वित्तीय आपातकालीन जो होती है, ये आपका 360 के अंतर्गत आता है। और हमारे कंट्री में अभी तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 में जब चाइना से लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1971 में जब बांग्लादेश के साथ लड़ाई हुआ था, और 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या, 356 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, प्रेसिडेंट रूल जो होता है भैया लगाया जाता है आपका इसी आर्टिकल के हेल्प के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो आर्टिकल 368 है, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल जो 368 होता है ना, ये जो हम लोग अपना संविधान में जो संशोधन करते हैं ना, तो किस आर्टिकल के द्वारा हेल्प से करते हैं, तो 368 मतलब कोई भी अमेंडमेंट करना, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन करना है, तो किस आर्टिकल की हेल्प से करेंगे, 368 की हेल्प से करेंगे। 356 तो समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट का रूल लगाया जाता है।
352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी और 360 के द्वारा वित्तीय आपातकालीन लगाया जाता है। ठीक है, चलो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का क्या होता है भाई, ये 37 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 98.6 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये बराबर होता है 212 फ़ारेनहाइट। तो यहीं से एक रिलेशन निकल कर आता है आपका C/5F -32/9। लेकिन पूछा जाएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों किस टेम्परेचर पे इक्वल रीडिंग देते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो इसको बोलते हैं -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं दोनों सेम रीडिंग देंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन कमीशन जो हमारे कंट्री में है तो भैया ये किस आर्टिकल में है, तो देखो जो आर्टिकल नंबर 324 है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 324 में आता है, और इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक को बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो आज जाकर नेट पे सर्च करना और देखना कि अभी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है और 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के कौन है। टोटल कितने मेंबर होते हैं, 3 होते हैं। 324 आर्टिकल में आपका इलेक्शन कमीशन जो हमारे आपके जो असेंबली के, जैसे कि आपके आपका जो लोकसभा वगैरह का जो इलेक्शन होता है उसको कंडक्ट ये करवाते हैं, ये स्टेट का जो इलेक्शन होता है उसको ये कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 280 हो गया, 280 जो आर्टिकल है इसमें आता है आपका फाइनेंस, कौन सा, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो होता है आपका 280 वाला आर्टिकल में आता है। और आर्टिकल 124 जो आता है इसी के अंतर्गत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है तो क्या बोलेगा, 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका 124। बस इसको जस्ट थोड़ा अपोजिट कर दोगे तो ये जो हाई कोर्ट होती है हमारे स्टेट में तो ये 214 में आती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसलिए आपको याद रखना है। और आर्टिकल 75 के किसके बारे में बात करता है, ये प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के बारे में बात करता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। देखो जब अरुणाचल, ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब ये अलग अलग जगह से बहती है तो ये लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसको बोला जाता है वहाँ पे क्या, यारलंग सांगपो, यारलंग सांगपो बोला जाता है। ठीक है, अब जब जैसे ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका ये प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पे इसको बोला जाता है दिबंग, क्या बोलते हैं, दिबंग बोलते हैं। उसके बाद क्या, जैसे ही फिर आसाम में आपका एंट्री मारती है तो आसाम में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। और फिर आपकी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जब मिल के बंगाल खाड़ी में जब वो गिरती है तो उसके पहले जब ये दोनों मिलती है तो वहाँ पे उसको बोला जाता है क्या, मेघना बोला जाता है। मेघना क्या होता है, दोनों रिवर आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का मिलन जहाँ पर होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेघना नाम दे देते हैं। और आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब गंगा नदी जो बहती है, ठीक है, उसके बाद जैसे बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम दिया जाता है पद्मा, क्या नाम देते हैं इसको, पद्मा बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं उसको, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिबंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिबंग। और जब ये आसाम में एंट्री करते तो उसको क्या बोलेंगे, आसाम में जब ये एंट्री करेंगे तो उसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। और जब जहाँ से इसका ओरिजिन होता है तिब्बत से तो वहाँ पर इसका नाम दिया गया है यारलंग सांगपो। और पद्मा रिवर क्या होती है, पद्मा होती है जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है तो उसको वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, मेघना क्या होती है, जब गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है और कहाँ पे, बंगाल खाड़ी में गिरती है तो उसके पहले जब जहाँ पे इनका मिलन होता है तो उस वहाँ पे इसका नाम क्या दिया जाता है, इनका नाम दिया जाता है मेघना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दिस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर। तो देखो ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, इन दोनों ही ऑप्शन ए और बी जो है आपका इंडिया इन दोनों के मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन NATO का नहीं है। और NATO जिसको नेटो बोलते हैं इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ब्रिक्स में कौन कौन सा हमारे मतलब आपके कंट्री होते हैं, जैसे कि देखो एक हो गया आपका ब्राज़ील हो गया, ठीक है, बी से ब्राज़ील, आर से हो गया रशिया, ठीक है, उसके बाद आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ सार्क, तो सार्क में भी जो आपका इंडिया उसका मेंबर होता है। कौन कौन सा सार्क का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कौन कौन से, आपके अफगानिस्तान हो गया, ठीक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आपका, उसके बाद इंडिया तो है ही, नेपाल, उसके बाद आपका यहाँ पे भूटान हो गया, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, नीचे आपका श्रीलंका हो गया, नीचे आपके यहाँ पे श्रीलंका हो गया, और दो और कौन कौन से मेंबर होते हैं बस। उसके बाद आपके यहाँ पे मालदीव भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो कितने, 1 2 3
4 5 6 7 8 टोटल 8 मेंबर होते हैं सार्क में। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो। नाटो का इंडिया मेंबर नेटो का मेंबर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई कि अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी जो होता है किसका रेंज क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका एग्जाम में जो पूछा जाता है ये ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज मतलब क्या होता है? साइकिल पर सेकंड बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वो किसके रेंज में आएगा? आपका अल्ट्रासोनिक वेव के केस में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो लेस देन जिसने बोला भैया बहुत ने गलत भी आंसर किए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म इज़ रॉन्ग? तो देखो इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सही है। बार्क का मतलब क्या था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी सही है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब जैसे कि हमारे कंट्री में जो निफ्टी जिसको बोलते हो, उसका बॉम्बे स्टॉक वगैरह जो मार्केट होती है ना, तो ये उसको मतलब हैंडल करता है। ठीक है, कि मतलब किसी भी तरह से फर्जी बड़ा वहाँ पे ना हो, तो ये भी सही है। अब नेटो, नेटो का मैंने क्या बोला अभी? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी अटलांटिक होता है। ठीक है, जैसे अटलांटिक महासागर पढ़ते हो ना, तो ये अटलांटिक होता है, तो यहाँ पे एशिया लिख दिया हूँ, तो इसलिए ये गलत हो जाता, तो इसका आंसर क्या होता है? डी हो जाता है। वेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी कितनी? 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 से 10 दिया हुआ था, इसको भी हम लोग आंसर मान सकते हैं। 1556 में क्या हुआ था भाई? 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, किसके बीच? आपका हेमू के बीच में और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? अकबर जीता था। ठीक है, और 1526 में क्या हुआ था? 1526 में फर्स्ट युद्ध हुआ था किसका? पानीपत का हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था और बाबर जीता था। इसी टाइम से अब मुगल का जो आगमन है इंडिया में स्टार्ट हो गया था। और सब याद रखना, अगर बोलेगा कि सबसे पहले किसका आगमन हुआ था, तो भाज सब करके याद रखना। बी से आपका बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह। ठीक है, 1869 क्या है? जैसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का मतलब जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, और 100 साल मान लो बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? 1969। तो 1969 में जो हमारा इसरो है उसका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डांडी मार्च इवेंट, मतलब डांडी मार्च भैया कब हुआ था? ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, तो ये हुआ था कब? 1930 में हुआ था। बहुत ने इसका आंसर सही किया है। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब क्विट इंडिया। भाई भारत छोड़ो मतलब आंदोलन जो है ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1927 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जो मतलब जो आया हुआ था, तो ये 1927 के टाइम की बात होती है। 1922 में क्या हुआ था? चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था यूपी में, ये 1922 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दांडी मार्च इवेंट हुआ था, आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन जो है वो इंडिया आया था, और 1922 में चोरी चौरा जो है इंसिडेंट हुआ था, जो कि एक यूपी में जगह है। आई होप आपको मज़ा आया होगा यार डिस्कशन में। फिर भी अगर कोई डाउट है और कुछ चाहते हो कि सर क्वेश्चंस का डिस्कशन कुछ इस तरीके से करो, मतलब जो भी आपका पसंद होगा बोलना, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा उस तरीके से ऐड करने के लिए। ठीक है, बाकायदा जितना मैं बोला हूँ उसको यार नोट्स में आप लोग लिखना, तब जाके आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।